अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जैसे कि आपको पता है हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो उसका पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके थे, उसके बाद पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ चुके थे, उसके बाद क्रिब्स साइकिल भी पढ़ चुके थे, जहन में रखिएगा। इसके बाद आखिरी स्टेप है जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देंगे। मतलब कि हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का आखिरी जो स्टेप है उसको आज हमने स्टडी करना है। एक एक पॉइंट करके देखें, इंजॉय करें, मज़े करें, एज इट ऐसे लिखें, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या रेस्पिरेटरी चेन है, ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ है, किस चीज़ की सीरीज़ है? प्रोटीन कम्प्लेक्सेस की और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। प्रोटीन कम्प्लेक्सेस की और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की एक सीरीज़ है जो कि लोकेटेड है, जो कि पाई जाती है कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन कम्प्लेक्सेस और इलेक्ट्रॉन कैरियर की एक सीरीज़ मौजूद है जिसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं या रेस्पिरेटरी चेन का नाम देते हैं। अब आप देखिएगा कि ये किस चीज़ में हेल्प करती है। It helps transfer of electrons step by step and produces energy in the form of ATP। अब इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी चेन है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके ट्रांसफ़र होते जाएंगे और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे। उस एनर्जी को जो है ATP की फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता है। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तब वहाँ पर एनर्जी बनेगी और उस एनर्जी को किस फॉर्म में बनाया जाएगा? ATP की फॉर्म में। अब आप देखिएगा ज़रा, इन रिडॉक्स रिएक्शन के रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन, जहन में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन क्या किए जाते हैं? रिमूव किए जाते हैं सबस्ट्रेट से। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट का क्या मतलब है? सबस्ट्रेट हमने यहाँ पर ग्लूकोज को लेना है क्योंकि हमने ग्लूकोज को तोड़ना था। किस प्रोसेस में? सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो ग्लूकोज को तोड़ना था। इसमें ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते हम कितने स्टेप जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं? 3 स्टेप। तो उन 3 स्टेप्स में जब ग्लूकोज जो है उसकी मतलब उसको तोड़ा जाता है तो वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन हैं वो कोएंजाइम की तरफ भेज दिए जाते हैं और वो जो कोएंजाइम हैं वो कौन से हैं? NAD पॉजिटिव और FAD, ये कोएंजाइम हैं। अब ये वाले जो कोएंजाइम हैं ये क्या करते हैं? सबस्ट्रेट से मतलब कि ग्लूकोज से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन को रिसीव करते हैं। जब उनको रिसीव करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NADH में और FADH2 में। इसका मतलब क्या है कि NADH और FADH2 NAD पॉजिटिव और FAD के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को रिसीव करने से बने। और ये कब बने? जहन में रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, इसी तरह पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान और क्रेब्स साइकिल के दौरान। उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को रिसीव किया है इसलिए ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया तो ये बन गए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद ये बन गए। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को हासिल किया हुआ है तो इसलिए ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। अब ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सीरीज़ को दे देते हैं, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस को दे देते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देंगे। अब आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जब इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर दिए जाते हैं उसके बाद क्या होगा? एक एक पॉइंट करके देखते हैं। आप देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे रेड्यूस कोएंजाइम के, मतलब कि NADH के और FADH2 के, वो इलेक्ट्रॉन दे दिए गए थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जूं इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ जाते चले जाते हैं। मैं अब आगे आपको दिखाता हूं, बल्कि आप यहाँ पर देख ही लें। ये देखें आप, ये
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ से जो ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को लूज़ करते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं, और वो जो एनर्जी है वो यूज़ की जाती है एटीपी को बनाने के लिए, एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए, और एटीपी बन जाती है। और इस एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि ये सेल इसको जो है वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल करता है। और इसका पूरा क्या मतलब है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरियर से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ही जाते जाएंगे तो एटीपी को भी प्रोड्यूस करेंगे, और चेन के आखिर पर जाकर वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है कौन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब उसके पास चले जाते हैं तब वो एक मतलब कि वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है, आपस में मिलेंगे, किस चीज़ को बना देंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को बना देंगे। ये सारे का सारा आप लोगों ने याद रखना है। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जो रिडॉक्स रिएक्शन चल रहे होते हैं तो वो रिडॉक्स कैसे होते हैं, मतलब कि उनके पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होती है तो वो कैसे हो रही होती है, एक एक चीज़ को आपने देखना है। तो आप देखिएगा, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑक्सीडाइज हो जाता है। कब ऑक्सीडाइज होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, खारिज करते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके इलेक्ट्रॉन जो है जूं आगे चलते चले जाते हैं तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ये फिर क्या करते हैं, एनर्जी खारिज की जाती है, और यही एनर्जी जो रिलीज़ हुई है उसको एटीपी की तैयारी में, एटीपी की सिंथेसिस में जो है वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूवमेंट करते आ रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो उनका पाथवे कैसा है, रास्ता कैसा है, उस रास्ते के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डायग्राम की तरफ जाना होगा। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब ये आपके सामने एक प्यारी सी डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम किस चीज़ की है, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूवमेंट कर रहे हैं उनका पाथवे है, उनका रास्ता ये दिखाया गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी चेन का नाम देंगे। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एनर्जी लेवल है, ऊपर एनर्जी ज़्यादा है, नीचे एनर्जी कम है। जूं जूं ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, तो एनर्जी खारिज करेंगे, तो इसी एनर्जी को फिर एटीपी की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखेंगे एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले आप देखें कि NADH और FADH जहन में रखें, NADH और FADH क्या करते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे कि जब NADH ने हाइड्रोजन दिया तो यहाँ से क्या बना, NAD पॉजिटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास जाएगा, FMN की तरफ। ये डिटेल में नहीं बताया हुआ, FMN ये सिर्फ स्केच में है टेक्स्ट बुक में, इसलिए आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, आप लोगों ने थ्योरी में लिखना नहीं है। तो देखें आप, जब NADH जो है क्या करता है, ये NADH हाइड्रोजन रिलीज़ करता है और इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं, FMN के पास। FMN क्या है, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, जो कि विटामिन B से बनता है, जहन में रखिएगा। अब ये करता क्या है, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आगे को एंजाइम Q को दे देना है, जहन में रखेंगे। अब देखें ये वाला निशान इस तरह शो किया जा रहा है, ये रिडक्शन को शो करता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया तो इसकी रिडक्शन हो गई, इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसकी रिडक्शन हो जाती है। अब इसी तरह यहाँ से ये वाली चीज़ इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया था तो इसकी रिडक्शन हुई थी, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसकी ऑक्सीडेशन, फिर इसकी रिडक्शन, फिर ये इसको दे देगा, इसकी ऑक्सीडेशन, फिर इसकी रिडक्शन, फिर ये इसको दे देगा, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन, फिर ये इसको दे देगा, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन, फिर ये इसको दे देगा, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन, फिर ये इसको दे देगा, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन। लास्ट में आखिरकार इलेक्ट्रॉन चलते चलते देखें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, इसी तरह FADH जो है यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेंगे,
इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे इसके पास आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन इसकी रिडक्शन, फिर इसके पास जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन इसकी रिडक्शन, इसी तरह करते 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 यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेता है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जहाँ से जो हाइड्रोजन आयन निकले थे वो हाइड्रोजन आयन फिर इसके साथ रिएक्ट करते हैं। देखें H भी मतलब हाइड्रोजन आयन भी हैं, इसी तरह ऑक्सीजन भी है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये आपके पास क्या है, पाथवे है। और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हुए जब आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जब वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो उस एनर्जी से ATP को बनाया जाता है। उस एनर्जी से जो है पंपिंग की जाएगी हाइड्रोजन की, तो फिर ATP बनेगी। वो सारा प्रोसीजर मैं आगे बताता हूँ, जिसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो अभी आपने इस चीज़ को समझ लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे आखिरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसकी होती है, इसको मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ MCQ के हवाले से। इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसको ऑक्सीडाइज इसने किया है ना, क्योंकि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो इसने उसको ऑक्सीडाइज करवाया। अब इसी तरह इस की क्या होगी, रिडक्शन, मतलब इसको उसने रिड्यूस करवाया। ये इस तरह आप लोगों ने इसको समझना है, याद करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका पाथवे जो है आप पेपर में कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके सामने क्या दिखाया हुआ है, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथवे है उसको हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये मौजूद होती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। यहाँ पर NADH ऑक्सीडाइज होता है। कब ऑक्सीडाइज होता है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं, कोएंजाइम Q के पास। जब कोएंजाइम Q यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये रिड्यूस हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जहन में रखिएगा। वहाँ पर चेन में FMN दिखाया हुआ है, यहाँ पर डीपली डिटेल नहीं है बुक में, तो मैंने एक्स्ट्रा आपको वहाँ से समझा दिया है, आपने समझ लेना है, बाकी याद ये करना है। अब आप देखिएगा, इसी तरह FADH2 जो है ये भी ऑक्सीडाइज होगा। क्यों, क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, कोएंजाइम Q के पास। अब आप देखिएगा कि कोएंजाइम Q जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। अब वो रिड्यूस जो कोएंजाइम है, जो उसने पीछे से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वो फिर आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B को। अब साइटोक्रोम B को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो साइटोक्रोम B क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और इसी तरह साइटोक्रोम B यहाँ से कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन लेकर फिर आगे दे देता है किस चीज़ की तरफ, साइटोक्रोम C की तरफ। इसी तरह साइटोक्रोम C फिर इलेक्ट्रॉन को आगे दे देगा किस चीज़ के पास, साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स के पास। और साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स के पास जो है मतलब को जो आपके पास एंजाइम हैं उनका जिक्र जो है उनमें आप कह सकते हैं कि साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ, आप मेरे साथ रहें, चलते रहें, शाबाश। इसी तरह जब साइटोक्रोम C जो है इसके पास जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है किस चीज़ के पास, साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स जो है वो साइटोक्रोम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और उसके पास क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद करना है। अब आप देखिएगा, इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते आखिरकार जाकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो रिसीव करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को और 2 हाइड्रोजन आयन को। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन जब ऑक्सीजन रिसीव करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, वाटर में। ये आप लोगों ने याद करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ATP होती है वो जब बनती है केमियोस्मोसिस की मदद से, वो कैसे बनती है इसको हम जो है डायग्राम की मदद से पहले देखते हैं, फिर इस चीज़ की वजाहत करते हैं। अब ये आपके सामने जो है डायग्राम बनी हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये अंदर वाला पार्ट इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ये बाहर वाला पार्ट इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जहन में रखिएगा। तो इसको अगर हम ये वाला छोटा सा हिस्सा काट कर देखें तो आपके पास ये चीज़ नज़र आती है, ये रिएक्शन नज़र आता है, ये चेन नज़र आती है। अब आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की ये अंदर वाला हिस्सा, इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे, ये मैट्रिक वाला पोर्शन है। ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टी में है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है बैरूनी सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं, जहन में रखेंगे। अब जो NADH और FADH2 कब बने थे, जब सबस्ट्रेट जो है
सबस्ट्रेट से ये बने थे, आपको पता होगा। जब सबस्ट्रेट से मतलब कि ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन निकले थे तो वहाँ से मतलब NAD पॉजिटिव और FAD जो हैं वो कोएंजाइम थे, उन्होंने आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया था, तब ये NADH और FADH2 बने थे। अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर ये मौजूद हैं। तो ये हैं क्या भला, देखिएगा, कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्राम फूड, कि फूड में से इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने हासिल किया हुआ है, हाइड्रोजन आयन को हासिल किया हुआ है। अब क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर NADH टूटेगा। अब NADH टूटेगा तो यहाँ से जहन में रखिएगा हाइड्रोजन आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपके पास कोएंजाइम Q के पास। इसी तरह FADH2 जो है ये भी टूट जाएगा, यहाँ से FAD पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से NAD पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बन गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन बन गए। इसी तरह अब क्या होगा, अब आप देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ये इसी चेन की मदद से, जिसको हम साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, इसके सारे कंपोनेंट नहीं दिखाए गए कम्प्लेक्सिटी से, मतलब कम्प्लेक्स होने से बचने के लिए, पेचीदगी से बचने के लिए, तो इसलिए एक दो कंपोनेंट बताए हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मतलब कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से ऐसे मूवमेंट करते 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 लास्ट में जाकर मालिक्यूलर ऑक्सीजन जो होगा उसके साथ ये यहाँ से गए चले हुए, मतलब यहाँ से गए हुए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन मालिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और हाइड्रोजन आयन आपस में मिलकर, ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर किस चीज़ को बना देती थी, मालिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन ये वाटर के मालिक्यूल को बना देते थे। यही मैंने आपको बताया था। और ये सारी की सारी चीज़ क्या थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी। अब आप जहन में रखिएगा कि जब ये टूटते हैं तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। जो यहाँ से एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी, ये जो यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे, वो हाइड्रोजन आयन उस एनर्जी को लेकर जो है वो यहाँ से जंप कर जाते हैं, इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हुए कहाँ आ जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के साथ। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एनर्जी यहाँ से ली हुई थी। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो एनर्जी उनके अंदर स्टोर फॉर्म में होगी, और वो किस एनर्जी की फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये जहन में रखिएगा। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इनके पास एनर्जी है, तो जब इस ऊपर वाले हिस्से में मतलब कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जब इन हाइड्रोजन आयन की जो मिकदार है, जो कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पर मिकदार कम है, यहाँ पर तादाद ज़्यादा है, यहाँ पर तादाद कम है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, मिकदार का फ़र्क बन गया। तो तब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करेंगे, ये अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इनको फिर अंदर की तरफ भेजने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल होती है, ये वाली चीज़ जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेटेज। अब जब यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इनके पास वो पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इनऑर्गेनिक फास्फेट की सूरत में ADP के साथ मिलती है और किस चीज़ को बना देती है, ATP को बना देती है। और ATP का बनना ही क्या था, केमियोस्मोसिस था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और केमियोसिस की मदद से जो है क्या होता है, ATP की तैयारी होती है। ये चीज़ आप लोगों ने एज इट ऐसे याद करनी है। अब आप देखिएगा ज़रा, यहाँ से थोड़े से जो है 2 MCQs हैं यहाँ पर, कि जब एक NADH को ऑक्सीडाइज़ किया जाता है तो वहाँ से 3 ATP बनते हैं। जब एक FADH2 को ऑक्सीडाइज़ किया जाता है तो वहाँ से 2 ATP बनते हैं। यहाँ हालांकि ये भी एनर्जी है, FADH2 भी एनर्जी है, लेकिन हम इनको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जो है इनको पहले ATP के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अब इसी जो आपके पास ये जो स्केच मैंने बताया है, इस ये सारी की सारी मूवमेंट हम पेपर में कैसे लिखेंगे उसको पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखें सिंथेसिस ऑफ ATP थ्रू केमियोस्मोसिस, के केमियोस्मोसिस के दौरान ATP कैसे बनती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तब ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये एनर्जी जो है इस्तेमाल की जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से हाइड्रोजन आयन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मूवमेंट करते हुए किस में चले जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब आप देखिएगा, जब आपके पास इट प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब कि हाइड्रोजन आयन को आप प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि अब चले मैं आपको बता ही देता हूँ। ये आपके पास हाइड्रोजन आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके पास एक ही प्रोटॉन बचता है, इसलिए इसको हम प्रोटॉन कहते हैं।
अब जब प्रोटॉन की या हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट होगी तब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कि इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार बन जाएगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तब वहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन हैं ये क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, जो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से मतलब कि बाहर आए थे। अब वो एनर्जी इनके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन आयन है वो फिर डिफ्यूज़ करके जहाँ से आए थे उसी साइड पे मतलब कि बैक क्या करते हैं, इंटर मेम्ब्रेन में स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, मिकदार का फ़र्क बन गया, तो मिकदार के फ़र्क के मुताबिक ज़्यादा से ये कम की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार में से हर एक जगह से पास थ्रो या पास आउट नहीं हो सकते, इसलिए इनको आगे की तरफ भेजने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। वो एटीपी सिंथेटेज प्रोटीन इनको मतलब कि अपने अंदर से आगे की तरफ जाने की इजाज़त देती है। जैसे जैसे वो प्रोटॉन एटीपी सिंथेटेज से मूवमेंट करते हुए ऊपर से नीचे आएंगे, तब वो एंजाइम जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर स्टोर थी वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एडीपी को और इनऑर्गेनिक फास्फेट को आपस में मिलाकर एटीपी बना देते हैं। इस तरीके से हमारे पास एटीपी मतलब कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, केमियोस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं।